आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 9th सामाजिक विज्ञान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग देख सकते हैं क्या है कि धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको सबसे पहले जो बताने वाला हूं, इस चीज को आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था 1914 को शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध जो हमारा हुआ था, ये 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। ये भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध था, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें हमारा कुछ देश जो था वह मित्र राष्ट्र में था और कुछ देश हमारा धुरी राष्ट्र में था। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से देश थे जो धुरी शक्तियों में या फिर धुरी राष्ट्र में शामिल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, इटली, जापान। ये सब जो देश है ना, ये धुरी शक्तियों यानी कि धुरी राष्ट्र वाले देश में शामिल थे। तो इसका आप लोग लिख लीजिए, ये उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है कि स्लीपर से आप क्या समझते हैं। स्लीपर माने क्या होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, उन्हें स्लीपर कहते हैं। आप लोग शायद रेल का पटरी देखे होंगे। तो रेल का जो पटरी होता है ना, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा लकड़ी का मतलब एक तख्ता, यानी एक मतलब लकड़ी का काट जैसा रहता है, ठीक है, उसी को स्लीपर बोला जाता है। इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर जो रेल की जो पटरी है, इस पटरी को हिलने नहीं देगा, ठीक है। तो यही होता है काम और यही होता है हमारा स्लीपर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। तो निर्धनता रेखा माने क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि निर्धनता रेखा गरीबी मापने की एक रेखा है। एक ऊंची आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो आप लोग निर्धनता रेखा देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें गरीबी को मापा जाता है कि कौन सा व्यक्ति या फिर कौन सा आदमी कितना गरीब है। तो ये मतलब गरीबी मापने का क्या है, एक रेखा है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, मान के चलिए क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ऊंची आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा में रखा जाता है। जैसे कि मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है जिनके पास बहुत ही ज्यादा पूंजी है, बहुत इसका आमदनी वगैरह बहुत इसका इनकम हो रहा है, लेकिन इसी आदमी का पहले तो बहुत इनकम होता था, मान के चलिए कि अचानक इसका इनकम कम हो गया। तो यहाँ पर ये जो होगा इसी को हम लोग निर्धनता रेखा में रखेंगे और इसी को बोला जाता है निर्धनता रेखा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली निर्धनता रेखा में क्या होता है, जो गरीबी इसमें मापा जाता है कि कौन सा आदमी कितना गरीब है, उसका आमदनी किस प्रकार से, ये सब चीज देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। देखिए अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, आप कोटा के बारे में जानते होंगे। कोटा जहां से आप लोग चावल तेल लाने जाते हैं, जिसका घर में कार्ड है, राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड लेके हम लोग कोटा जाते हैं। देखिए यहाँ पर कोटा बोला जाता है, लेकिन कोटा एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। मतलब बात को समझिए, जो कोटा होता है इसे आप लोग बोलचाल में, आम बोलचाल में कोटा ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो कोटा होता है, कोटा हम लोग चावल गेहूं तेल लेने के लिए, केरोसिन तेल लेने के लिए जाते हैं, अपना कार्ड लेकर फिंगरप्रिंट देके उठाते हैं। तो यही होता है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है उसमें क्या होता है, कोटा के माध्यम से जो भी गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर जैसे 1 रुपया में चावल मिल जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज दिया जाता है। तो वही चीज को यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें आवश्यक एवं उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि यह वस्तुएं सभी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर और उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। सभी को, एक कैंडिडेट में शायद 5 किलो देता है और एक किलो का 1 टका पैसा लेता है। तो कुछ इस प्रकार से ये होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका हमारा जो उत्तर हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। आप अगर 12 अक्टूबर नहीं भी याद रखते हैं, अगर आप लोग 1993 याद रखेंगे ना, तब भी आप लोगों का काम बन जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल आप लोग यहाँ पर 1993 भी याद रखिएगा तो आप लोगों का यहाँ पर काम चल जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या देख लीजिए
कि शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा का अधिकार माने क्या होता है कि हमारा जो भारत देश है इसमें जितने भी यहाँ पर नागरिक है, हर एक नागरिक को यहाँ पर 6 साल से लेकर 14 साल तक का जो भी मतलब यहाँ पर बच्चा होगा, ठीक है, जो भी बच्चा होगा उनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, फ्री में शिक्षा दिया जाता है, साथ साथ पुस्तक भोजन वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पर दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार से मतलब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या देख लीजिए, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। देखिए जब मानसून यानी कि जब हमारे यहाँ बारिश होती है तो क्या होता है, मान के चलिए कभी कभार क्या होगा 2 दिन 3 दिन तक एकदम लगातार एकदम बारिश होते रहेगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। हो सके बीच में एक दिन रुक गया, फिर अगला दिन से बारिश चालू हो गया, हो सके आपका 5 घंटा 10 घंटा के लिए रुका। तो यहाँ पर बीच का जो अंतराल होता है, जो गैपिंग होता है, इसी को क्या बोलेंगे, मानसून में विराम बोलेंगे। तो मैंने लिखा है कि मानसूनी वर्षा रुक रुक कर होती है, एक समय में कुछ ही दिनों तक होती है, बीच में जो अंतराल जो गैप होता है ना उसे ही क्या बोलते हैं, मानसून विराम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या देख सकते हैं कि नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था। तो आपको सिंपल से हिटलर लिख देना है, हिटलर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख लीजिए कि झूम या फिर घुमंतू खेती किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि झूम खेती एक प्रकार की कृषि प्रणाली है। मतलब यहाँ पर क्या है, कृषि करने का एक तरीका, एक प्रोसेस है जो जंगली क्षेत्रों में की जाती है। और ये जो झूम खेती या फिर ये जो घुमंतू खेती है, ये आप लोगों का जंगली क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें किसी खास समय के अंतराल पर जंगल के किसी हिस्से को काटा और जलाया जाता है। मतलब किसी खास टाइम पीरियड में क्या होगा, जंगल का जो भी मतलब हिस्सा होगा पहले तो उसको काटा जाएगा, फिर उसको जलाया जाएगा। उस जंगली जमीन की राख पर मानसून काल में बीज बो दिए जाते हैं। फिर देखिए उसका जो जिस जंगल को जो जला दिया गया, ठीक है, उसको राख को जमीन पे मतलब पूरा पूरी बिछा देगा अच्छे तरीके से। फिर जब मानसून आएगा बरसात के दिन में क्या होगा, वहाँ पर बीज रोप दिया जाएगा। उसे अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसे अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और इन खेतों में एक या दो साल खेती करने के बाद उन्हें 12 से 18 साल तक परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए। ठीक है, पहले तो कुछ दिन का खेती होता है वहाँ पर, फिर 12 से 18 साल तक उसको छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ फिर से जिस प्रकार से जंगल था उस प्रकार से यहाँ पर फिर से जंगल मतलब यहाँ पर पनप जाए, जंगल उग जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आप लोग देख सकते हैं कि निर्धनता की परिभाषा लिखें। निर्धनता माने क्या, गरीबी माने क्या होता है। तो निर्धनता वह स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वह उतना कमजोर हो जाता है, मैंने उसके पास पैसा वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा और क्या होगा, जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, उसी को बोला जाता है निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि भूखमरी से आप क्या समझते हैं। तो भूखमरी माने हो जाएगा कि विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। पेट भर भोजन न मिलना, पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध न होना भी भूखमरी है। अगर हमें पेट भर भोजन नहीं मिलेगा, सही मात्रा में अगर भोजन नहीं मिलेगा तो ये भी क्या होगा, हमारा भूखमरी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया है कि भारत संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो भारत के जो नागरिक है, हर एक नागरिक को यहाँ पर 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। आप चाहे तो 6 का नाम लिख सकते हैं या फिर अगर आप लोग यहाँ तक ही लिख देंगे कि 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है तो आपका काम बन जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर जो 6 मौलिक अधिकार है क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। पहला जो है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले जो है ना संपत्ति का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार में ही आता था, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है और वर्तमान में हमारे पास कुल मिलाकर अभी यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आदर्श आचार संहिता असल में चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी दस्तावेज होता है। मतलब जैसे कि जिस टाइम चुनाव होगा उस टाइम जो चुनाव का जो कैंडिडेट होगा या फिर वोट देने वाला जो व्यक्ति होगा उसका मतलब कामकाज या फिर वह किस प्रकार से आगे का काम करेगा, हर एक चीज होगा उसका क्या करता है, एक मार्गदर्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट यानी कि एक दस्तावेज जारी करता है। इसी को बोला जाएगा आदर्श आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। क्वेश्चन 14 हमारे पास है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो प्राकृतिक वनस्पति माने हो जाएगा कि देखिए वैसा वनस्पति या फिर वैसा जंगल वगैरह जो भी चीज हो, तो वैसा वनस्पति, ठीक है, जो क्या हुआ है अपने आप मतलब विकसित हो गया, जो अपने आप हो गया है, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, उसको मनुष्य से कोई लेना देना भी नहीं है, मनुष्य का हेल्प भी नहीं चाहिए। तो मैंने लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो मनुष्य द्वारा विकसित नहीं की गई है
इससे मनुष्यों से मदद की जरूरत नहीं है और जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं। मतलब मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है, जो भी चीज़ चाहिए होगा वो ले लेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है कि जर्मन संसद का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइख स्टाग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है कि वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है? तो वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है देखिए, तो वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगल के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। मतलब वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर जो टेक्निक रहेगा कैसा, तो यहाँ पर वैज्ञानिक टेक्निक रहेगा। तो वैज्ञानिक के टेक्निक के द्वारा या फिर वैज्ञानिक के यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी मतलब यहाँ पर क्या होगा, जंगल का और संसाधन का प्रबंधन और संरक्षण जिस प्रकार से किया जाएगा इसी को वैज्ञानिक वानिकी हम लोग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देख सकते हैं, निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखें? तो एक हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा हो जाएगा बेरोजगारी, तीसरा आप लिख सकते हैं भू संसाधनों में कमी। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है, आप लोगों को मात्र यहाँ पर 2 लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है? तो देखिए बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। वैसा देखिए वैसा क्षेत्र या फिर वैसा जगह जहाँ पर जो मतलब बहुत ही पिछड़ा हो, ठीक है, जहाँ पे अधिकतर गरीब हो, तो वैसे क्षेत्र के लिए और गरीबों के लिए यहाँ पर क्या होता है, कम दाम पर, बहुत ही कम दाम पर क्या किया जाता है, अनाज मतलब वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। और पहला बात ये जो होता है इसी को बफर सिस्टम बोला जाता है और यह खराब मौसम में भी होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लोग निर्गत कीमत भी बोलते हैं। और ये खराब मौसम में क्या होता है, या फिर ये खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या को हल करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं क्या दिया गया है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो अधिकार माने हो जाएगा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा या हक दिया जाता है, उसे ही अधिकार हम लोग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ हक दिया गया है, हर को कुछ कुछ यहाँ पर क्या दिया गया, सुविधा दिया गया है, इसी को हम लोग अधिकार बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या देख सकते हैं कि मतदाता सूची क्या है? तो देखिए मतदाता सूची क्या है, तो मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिससे उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं। जब हम लोग का वोटिंग होता है ना, किसी भी चीज़ का वोटिंग हो, मुखिया का हो, यहाँ पर एमएलए का हो, किसी का भी वोटिंग हो, जब वोटिंग होता है तो क्या होता है देखिए एक लिस्ट जारी होता है जिसको हम लोग वोटर लिस्ट बोलते हैं। तो वोटर लिस्ट को यहाँ पर मतदाता सूची बोलेंगे यहाँ पर हिंदी से। और इसमें क्या होता है देखिए वोटर लिस्ट में जिसका नाम रहेगा वही वोट दे पाएगा, वही मतदान कर पाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आप लोग फटाफट नोट करिए। यहाँ पर मैंने आप लोगों को टोटल मिलाकर 21 क्वेश्चन बता दिया और ऐसे आप लोगों को और वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।